आप पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद पर्सनल लाइफ का तो बहुत सैक्रिफाइस होता होगा। सब वो हमारा मूवमेंट की पार्टी थी, बहुत इसके पे भाग दौड़ करे, पुलिस के लाठियां मतलब घर में खाए, इतना टाइम देना ये नहीं ये हो बहुत पाता दिया होगा। टाइम, क्योंकि हमारा हम एक जिस वक्त हम लोग पार्टी में शामिल हुए उसके बाद जब भी किससे मिलते थे लोग हमको डिस्करेज करते थे। डिस्करेज बोलते थे, अरे काई को बाबू काई को है। एक बार मैं प्रेस को गया था, मुझे याद है, गौरीगुड़े में प्रेस था, तो मैं जब उसके पास जाके कुछ छपवाना था पाम पे, वो आदमी से मिला तो आदमी बोला क्या है बाबू, क्या है काम है। तो सब थोड़ा तेलंगाना मूवमेंट के फिर तो बोले मैं तो बहुत छाप के दिया चिन्नाडी के जमाने में, मैं आता करता नहीं, तेलंगाना क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं, आपको शादी हो गई तो ना हो, बच्चे अच्छे है उनके पीछे पड़ो, क्या तेलंगाना के पीछे पड़ा, हम पूरी जिंदगी लगा दी इसको। वो जमाने में 69 में पूरा छाप छाप के फ्री दिए, मगर तेलंगाना साथ धोखा हो। अब क्या बनता, 40 साल गुजर गए, अब तेलंगाना बनना हो तो आप क्यों इसके पीछे वेस्ट करें। मगर हमारा जज्बा था तेलंगाना हासिल करना, क्योंकि तेलंगाना के आवाम बहुत गुर्बत की जिंदगी में आ गए थे। जी उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत किसान परेशान थे, उनको कोई किस्म की सपोर्ट नहीं थी। आंध्रा में पूरा कैनाल से पानी मिलता था, तेलंगाना के किसानों को जो पानी नहीं मिलता था, तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, तेलंगाना के अंदर रेवेन्यू बहुत कम था। तेलंगाना का रेवेन्यू जो आता था ना, पूरा रेवेन्यू तो बहुत था, वो पूरा मैक्सिमम आंध्रा में खर्चा किया था। मतलब वही आप वहाँ भी टाइम दे रहे थे, घर में मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे थे? करे ज्यादा टाइम पार्टी के लिए दिए, पार्टी के लिए दिया वही घरों में भी था, लोगों को बताते थे कि देखिए मूवमेंट की पार्टी है, इसको तो देना ही पड़ेगा। टाइम दिए तो कोई बात नहीं, पुलिस के भी लाठियां खाते थे हम ऐसा, कभी जरा गफलत आ गई तो लाठी चार्ज होता था, और जरा हम रपस में आ गए या तो भाग जाते थे, धनाधन 4-4 6-6 पुलिस वाले लाठियों से मारते थे। तो सब चीज़ों की बर्दाश्त कर, तेलंगाना आवाम के लिए, तेलंगाना आवाम का हक था अपनी स्टेट करना। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वैसा आपके घर में आपका राज चलना चाहिए, पड़ोसी का राज चलना चाहिए। हम ये समझाते थे लोग, देखिए हम तेलंगाना में तो हमारा राज होना, हमारा चीफ होना, हमारे मिनिस्टर्स होना, हमारी गवर्नमेंट होना, हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देना, हमारे दुख दर्द में हम उनके पास नुमाइंदे करना। पर आप बताइए, अगर हमारे घर पे बाजू का स्टेट वाला, हालांकि हम हमेशा बोलते थे, हम कभी आंध्रा भी गए, हम आंध्रा के लोगों को कभी भी ऐसा बड़े भाई का रुतबा देते थे। आंध्रा के लोग हमारे, मगर उनका स्टेट अलग थी, उन्होंने मद्रास का हिस्सा है। पोटी श्री रामुलु साहब मरण बैठते थे, मद्रास से अलहदा कर दो तो एक ही आदमी बोलने पे अलहदा कर दिया उनके मरण में। आंध्र प्रदेश का? आंध्रा तमिलनाडु का हिस्सा था ये, मद्रास का। अच्छा, मद्रास में से निकाल के दे दिया, मगर हम सब वो लोग हमारे तो भी हमको नहीं दिए तेलंगाना। एक आदमी के एक वो काबिल भी लोग थे, पढ़े लिखे थे, वो उस जमाने में ब्रिटिश के जमाने में हमारा निजाम स्टेट थी, उनके पास अंग्रेजों के हाथ में तालीम हासिल करते, हम तो थोड़ा काबिल थे लोग। और ठीक है, जैसा भी हुआ, काफी गुजरा मूवमेंट, हकीकत होती है, हक के ऊपर तेलंगाना फिर से मिल गया, हमको एक ही प्राउड है। हम अल्लाह का शुक्र गुजारते हैं, अल्लाह ताला हमारा तेलंगाना को अलहदा कर दिया। क्या क्या हालात से गुजरे, वक्त के हिसाब से गुजरे, मगर तेलंगाना के आवाम का जो हमारे दिल में मकसद था, एक ही मकसद था कि हमारा तेलंगाना अलहदा होना चाहिए। ये साबिका में शाही हुकूमत थी, निजाम की गवर्नमेंट थी, उससे पहले महबूब अली पाशा थे, 7 बादशाह एक साथ गुजरे थे। ठीक थे, यहाँ हिंदू थी, यहाँ पे मैं इतना मोहब्बत थी हिंदू मुसलमानों में, बादशाह मुसलमान थे, तो इतने बरस हम एक साथ गुजारे, तकरीबन 300-400 साल से एक साथ मिलजुल के। हमारी सेपरेट अलग हमारी स्टेट होना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद थोड़े नए स्टेट बनाए गए, हम तो जो पुरानी स्टेट का डिमांड कर रहे हैं उसी को खत्म किया गया, वो दुखता है। तो ये तो पहले दक्कन स्टेट। तो दक्कन में कौन कौन सा, मतलब आंध्रा तेलंगाना? नहीं, आंध्रा से ताल्लुक नहीं, दक्कन में तो ये था आपके जो अब जो डिस्ट्रिक्ट है, केसीआर साहब पहले 10 थे, ये उसको 33 कर दिए, और थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में था, थोड़ा कर्नाटक में था, वो 2-2 डिस्ट्रिक्ट उतार अलहदा हो गए। ये 10 महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मतलब ये सब मिलके पहले पूरा महाराष्ट्र दक्कन, पूरा महाराष्ट्र था, थोड़ा महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा था, कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा था, और तेलंगाना का पूरा हिस्सा था। तेलंगाना को अगर एक वर्ड में आप डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगे तेलंगाना में, एक लफ्ज में? एक लफ्ज तो ये कहूँगा कि जिस तरह तेलंगाना स्टेट दौलतमंद है, यहाँ की आवाम भी खुशहाल और दौलतमंद बने और तरक्की करे, ये बोलना चाहूँगा। हमारा मकसद एक ही था, तेलंगाना के आवाम जो है बिजनेस के अंदर सेल्फ डेवलप हो,
सरकारी मुलाजिमत है वही लोग हासिल करें। और हमारी स्टेट खुशहाल स्टेट, जिस जमाने में निज़ाम को वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बोलते थे, तो वैसे हमारी स्टेट के लोग आवाम कायदीन के बारे में नहीं, आवाम के बारे में सोचते। आवाम खुशहाल है, हैप्पी ले। तेलंगाना में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं पर्सनल लाइफ में, माने पॉलिटिकल या कोई पर्सनल कोई ऐसे? देखिए मैं पॉलिटिक्स में तो मेरे एक दो रिश्तेदार थे, ऐसी बात नहीं थी, मगर मेरा एक ही था, मैं डेयरी बिजनेस करता था। मैं केसीआर साहब को वही बात बताया था। उन्होंने पूछा, महमूद भाई आपके दिल में कैसा ख्याल आया कि तेलंगाना के बारे में? बोला साहब मैं 69 में भी मूवमेंट में काम किया था, मैं बदनसीबी से हम तो तेलंगाना मिला नहीं। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम देखते हैं हमारे पास जो है डेयरी फार्म के अंदर चारा बॉर्डर है ना भैंसों का, वो ला के देते हैं। तेलंगाना के लोग बड़ी मुश्किल से लारी में लोड करते हैं, खुद खाली करते हैं। इसके पास 40 एकड़ ज़मीन होती है। आंध्रा के हमारे भाई है तो इजाज़त है आदमी से बाजब, ताकि खुशहाल थे वो लोग, फाइनेंशियल आवाम खुशहाल थी। तेलंगाना की आवाम गरीब थी और पैसा बहुत था तेलंगाना के अंदर, रेवेन्यू। हमारी आज भी वही ख्वाहिश, आप जब आप पूछे कि एक लफ्ज़ में कुछ बोलिए, हमारी एक ही लफ्ज़ में एक ही ख्वाहिश है, तेलंगाना के आवाम खुशहाल रहे, तरक्की करें, अच्छी खुशहाली की ज़िंदगी है, तालीम हासिल करें। हमारी एक ही ख्वाहिश है। हम कुछ पावर के लिए नहीं आए थे, ये तो होगा एक वाक़ई इस वजह से पावर में है। नहीं तो हमारा मकसद जो था एक ही था, हमारा तेलंगाना में चाहिए। जो तेलंगाना आंध्रा में मिलेगा फिर से सेपरेट हो जाए और हिंदुस्तान के साथ ही रहते थे हम। आंध्रा के भाई भी हमारे भाई, बड़े भाई हो, ऐसी बात नहीं। बाप है, बाप की जायदाद कुदरती तरीके से हर मज़हब में अपने अपने हिसाब से बांटी जाती है। तो हमारी स्टेट भी पहले से अलग थी। मतलब आप वही रोल मॉडल कहते, मतलब केसीआर को मानते हैं या फिर आप अपने वालिद साहब को या दादा? मेरे वालिद तो मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी, बहुत हमेशा मेरे वालिद बहुत नेक इंसान थे। जी। अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे। बहुत उनकी मग़फ़िरत के उनके इंतकाल में कुछ दफनाया गया तो मस्जिद के अंदर ही दफनाया गया वालिद साहब की मौत। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में जब मिनिस्टर था, ये एक मकान है मेरा। मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ, जब आप पूछे तो लोग समझते लीडर होता। मेरे पास 2001 के बाद कोई चीज़ मेरे पास खरीदी भी नहीं है और ना 1 रुपया मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है। हाँ बिजनेस है, डेयरी फार्म का बिजनेस है। और ये मेरा घर तो 84 में बना था, जिस घर में आप हैं। तो बहुत मैं ईमानदारी से काम किया और मुझे पहले से भी पैसे देखिए मैं साहब 2 बार बताता था, अल्लाह ताला पैसे उतना चाहिए जितना हम अच्छे तरीके से रह सकें। रहने के लिए आरसीसी मकान, अच्छा मकान चाहिए। बच्चों के अपने जो शादी मिजवानी अच्छे तरीके से हो सके, बच्चों की तालीम अच्छी तरीके से। इतनी दौलत नहीं चाहिए कि जितनी हम ना लेके तो जा नहीं सकते। क्या करेंगे ले जाकर? यहाँ छोड़ के गए तो आपस में बच्चे इख्तलाफात आ जाते हैं। आप देखिए कई भी दौलतमंद लोगों में बहुत ज़्यादा तो दौलतमंद होते हैं और कई जगह मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम में जो तालीमात दी गई, हलाल रोज़ी की दी गई और जहाँ तक हो सके दूसरे के काम आने की बात की गई। हम भी बहुत एहतियात से काम करें ज़िंदगी में। बहुत अल्लाह ताला जो भी रखा अपनी जगह खुशहाल रखा। उससे ज़्यादा खुशहाली की हम ना तमन्ना रखे, ना कभी हमारे 2 रुपये ना फिक्स डिपॉजिट है, ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोई आम नहीं। डेयरी चली तो फिर खाना है। आज मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरा बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर का बेटा। सुबह मैं भी 5 बजे उठता हूँ। जो डेयरी में काम है बराबर हम सुबह इससे शुरू होता है। मैं खुद भी आज भी सुबह 5, मैं 5:30 सवा 5 को उठा था। मेरा बेटा भी 5 सवा 5 को उठा था। आज भी मुझे मेहनत करके जीना है। जब तक मेहनत नहीं करूँगा तो आगे मेरे बाल बच्चे या मैं किस तरह खाऊंगा। तो यही सोचते हैं। इसी से तेलंगाना अवाम से भी ये अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से, जिससे हमको रखा है खुशहाल, सारे अवाम को उसी तरह खुशहाल रखे। आप जैसे काम करते हैं वैसे मैं तो चाहता हूँ कि सारे पॉलिटिशियन है आपके जैसे बने। आपसे बताता हूँ मोहम्मद भाई, पॉलिटिशियन जो होता ना वो बड़ा आदमी नहीं होता, अवाम जो है वो बड़ी है। आप देखिए, जो आप कभी भी देखिए, हमेशा मांगने वाला छोटा होता है। हाँ, जी। देने वाला बड़ा होता है। कोई लीडर है तो चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो जी, या कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या कोई आवाम का एमएलए हो या कारपोरेटर हो, वो आवाम की खिदमत के लिए बनता है। सरकार उनको मुआवजा देती है, जी, जी। उन्हें हर तरीके से कुछ हेल्थ फैसिलिटीज देती है। उनका मकसद ये नहीं होता कि हम आके आवाम का पैसा लूटे, आवाम पैसा कमाए। ये तो कमीनापना होता है। 5 साल में एक बार जीत गए फिर गए।
ये गलत है। आवाम जो है, मेरी नजर तो ये है कि जी जी पॉलिटिशियन जो होते हैं वो आवाम के सर्वेंट होते हैं। सर्वेंट हो तो हमें तो उनके मैं साथ तो रहना हमेशा यही चाहिए। बोलता था कि भाई जो मेरे हुकूमत मुझे तनख्वाह देती, जी आपके टैक्स में से देती, जी तो मैं किसका नौकर हुआ? हुकूमत का हुआ या आपका नौकर हुआ? जी 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 तो कभी मैं जिंदगी में किसी से खड़े रह के बात नहीं किया। जी गरीब से गरीब होमगार्ड हो या कोई मेरे डिपार्टमेंट से हो या बगैर डिपार्टमेंट में जो गेस्ट आते थे जी उनको बिठा के बात करता था, जी जी बहुत अदब से बात करता था। जी और उनको कोई घर पे जब आते तो मैं बाहर तक आके कार में बिठा के जाता था, जो हमारे साथियाँ होते थे या दोस्त होते जी। थे। तो इंसान जो है पढ़ाई करना तो बहुत, मैं समझता हूँ ये तो रहना चाहिए, टोटल। कभी ऐसे वक्त आया एक थोड़ा ब्रेक लूं पॉलिटिक्स से, ऐसा कुछ कभी? ब्रेक क्या था, तेलंगाना हासिल करते थे नॉन ब्रेक थे। जी तेलंगाना का भी एक ऐसा वाक्य मैं आपको बताऊंगा, जी जी ये बहुत अहम वाक्य है, लोग जी नहीं समझते। हमारा मकसद एक ही था, तेलंगाना हासिल करना मौजूद। जी तेलंगाना हासिल होने के बाद कि हमारा मेरा इरादा भी था कि पावर में जाना नहीं चाहिए, पार्टी मर्ज कर देंगे कांग्रेस से। जी तो केसीआर साहब जाके सोनिया मैडम से, हरीश राव साहब को, केटीआर को, कविता मैडम को, अपने बच्चों को, अपने भांजे को जो मूवमेंट में सरगर्म थे, उनको ले आके मीडियम से मिला लिया। मिलाने के बाद सोनिया गांधी जी से। जी हाँ, हाँ। सोनिया मैडम से जी। मिला दिया। और हम भी सोनिया मैडम का बड़ा एहतराम करते हैं। सोनिया मैडम से मिला के साथ बोले, और यकीन से कह रहा हूँ केसीआर साहब को जितना एक्सपीरियंस है तेलंगाना के बारे में, हो सकता है वर्ल्ड कप दूंगा, इंडिया का होगा, मगर क्योंकि गली गली फिरे उन्होंने तेलंगाना की, तो मैडम से ये बोले, मैडम मैं तेलंगाना का काफ़ी नॉलेज रखता हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट करीब है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन लोग कैसे हालात में है, जरा मुझे अगर आप साथ लेके चलेंगे पावर के अंदर तो मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, ताकि तेलंगाना का जो मेरा मकसद था खुशहाली, अगर वो पावर मेरे हाथ से नहीं रहा तो मैं क्या खुशहाली कैसा लगा? आपके साथ रहते हैं, आपकी मदद करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो केसीआर साहब का एक ही मुद्दा था कि तेलंगाना के आवाम खुशहाल बनना चाहिए। खुशहाल बनने के लिए प्लान था उनके पास बहुत बड़ा, चूंकि 14 साल जद्दोजहद में करने में काफी लोगों से मुलाकात करते थे, काफी लोगों से डिस्कशन करते थे। जब सोनिया मैडम बोले, राव साहब मैं कल आप दिग्विजय साहब से मिलिए, वो हमारा आपका जो पता है मुझे काम करने का मौका दो, वो उनका एक्सपीरियंस से फायदा उठाओ बोलने का मतलब था मुझे साथ है। तो दिग्विजय सिंह साहब दूसरे दिन मुलाकात करें, दूसरे दिन मुलाकात करके, वो भी जरा बड़े आदमी थे, राजा आदमी थे। ए राव साहब तुम तेलंगाना बोले थे, बिल्कुल आप कह के हमारे पास लोग नहीं है, तुम्हारे से क्या मशवरा करना, तुमको क्या साथ लेके चलना है, तुम्हारा एक ही मुद्दा था ना, तेलंगाना दे दिए। तो ऐसे मतलब ऐसे रफ बात करें। रफ एकदम केसीआर साहब उनसे पूछे कि साहब ये अल्फाज आपके हैं या सोनिया मैडम के? मैं बोले ये तो सोनिया मैडम के अल्फाज हैं। अगर शायद उन उस दिन तरह नरम बात करते और राव जी अपन मिलकर काम करेंगे, जरूर तेलंगाना में तरक्की दिलाएंगे। वो तो बीआरएस पार्टी खत्म हो गई थी, खत्म ना टीआरएस ना बीआरएस, मगर उनका जो जवाब था दिग्विजय सिंह साहब का, वो रफ अंदाज में जवाब था। उनका कि था कि तेलंगाना का मुद्दा था, वो तो मिल गया। उन्होंने बोले मिल तो गया भाई, तेलंगाना तरक्की भी करना जरूरी है ना, तेलंगाना लेके बैकवर्ड तेलंगाना क्या करेंगे, हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो तरक्की करेंगे। मगर राव साहब, केसीआर साहब बहुत जिक्र करे, मगर दिग्विजय सिंह साहब को उतना समझे नहीं बात को। उन्होंने बोले हम बस एक से काबिल, आपकी काबिलियत बता रहे। अब रायल आदमी थे, उन्होंने बड़े आदमी थे और बहुत अच्छा फैमिली से भी ताल्लुक रखते थे। रब बात करने से जैसे आप होते ही पूछे आपका यही नजरिया है क्या, मैडम का भी ये नजरिया है? तो उन्होंने बोले डेफिनेटली मैडम का भी नजरिया, वही बोल रहा हूँ मैं आपके साथ। वहाँ से हम हट गए, फिर अपनी अलग पार्टी चलाए, नहीं तो बट जब खत्म हो गए कांग्रेस में मिल जाते थे। केसीआर साहब जमीन से जुड़े हुए तो उनको पता था कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। हाँ, केसीआर साहब का एक ही मकसद था, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए थे और रोज वो जब मूवमेंट चलाते थे, एक एक घर जाते थे, मिलते थे, पूरा तेलंगाना फिरते थे, तो वो चाहते कि तेलंगाना को अच्छा डेवलप किया जाए। एक ही मकसद था उनका। और अल्लाह के फल से अब जरा काफी तेज तेलंगाना तरक्की करा था। और फिर कुछ दिन से जरा लोगों के पास माशी हालत तंग होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं। हमारे पास तो हिंदू मुसलमान का तो कोई फर्क ही नहीं है, हम तो सभी एक ही हम लोग। और हम एक मिसाल बताना चाहते हैं, हमारे लिए आसिफ जाही 7 बादशाह गुजरे, खुली कुतुब का छोड़ कर, उसके बाद 7th निजाम स्टेट के बादशाह हुकूमत के। अब बताइए कोई एक साथ कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आवाम की मोहब्बत है। महबानी पाशा की तो लोग बहुत दुआ करते थे, कभी किसी को बिच्छू को सांप काट गया तो महबानी पाशा की दुआई इसका जो जहर है खत्म हो जाओ बोल के हाथ फिराते थे। अगर ये हाथ काट गया तो उसको उतारते थे, जहर उतारते थे, बोलते थे हमारे बचपन में
तो बादशाह मरने के बाद भी बादशाह को याद रख के बना तो कितने लोग मोहब्बत करते थे। हम यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहे, प्यार से रहे और एक दूसरे का एहतराम करें। पर अब जमाना बदलते जा रहा है। आज देखिए हालात दिन ब दिन हिंदुस्तान के पहले के मुकाबले दिन ब दिन जो है ज़्यादा एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ाने के बजाय नाराज़गी बढ़ते जा रही है। इसका हमें भी बहुत दुख होता है। आप डिप्टी सीएम बनने के बाद आपकी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई होगी, जब आप काफी बढ़ गए ना। काम करें, नई हुकूमत थी, जोश और जज्बा था हमारे पे। हम तो तेलंगाना लाने वालों में शुमार था। अब तेलंगाना बन गया तो सबसे ज़्यादा मुसरत ऐसी रही कि जो एक बे औलाद आदमी को जब औलाद मिल जाती ना, पेट से पैदा हो जाती, तो जितनी खुशी होती ना, वैसा हमको खुशी थी कि हमारी स्टेट अलहदा हो गई हमारी जद्दोजहद की वजह से। मैं उसमें आप जैसा बोले ना, हम आइडियल जानते तो केसीआर साहब। केसीआर बड़े नेक इंसान है, अच्छे इंसान है। कुछ लोगों को थोड़ा इख्तलाफ रहता है, मगर हम चूँकि उनके साथ रहे, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी तरीके से काम किए और मूवमेंट को जो है लाखों आदमी की मीटिंग लगाए, आवाम में अवेयरनेस बिल्टअप करे। आखिरकार मजबूर होकर जो कांग्रेस की ऐसी जमात जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली जमात भी तेलंगाना के साथ जब नाइंसाफ़ी बताई गई तो उन्हें भी इंसाफ करना पड़ा। उसके लिए हम यकीनन सोनिया मैडम का बहुत शुक्र भी गुजारते हैं। पर कुछ लोग खाली पीली गलत सलत के बातें करते हैं, वो मुझे दुख भी होता है जी। आपका केसीआर साहब जब सीएम थे, आप डिप्टी सीएम थे, तो आपका रिश्ता कैसे था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी ताल्लुकात कैसे है? अब अभी भी है, बातचीत चलता है? हम कभी ख्वाब में नहीं सोचते साहब डिप्टी सीएम बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे। हमको वहन में भी कभी नहीं गया था। केसीआर साहब की जद्दोजहद थी, तेलंगाना भी आया और कुछ डिग्विजन साहब की नाराजगी की वजह से अलहदा होकर फिर हमको लड़ना पड़ा। हम यकीनन बिल पास करें तो सोनिया मैडम के हम शुक्रगुजार है। तो आवाम भी इसी वजह से उनको 10 साल के बाद उनको मौका दी। मगर अब जो दौर है इस वक्त, जो वायदे किए गए उसकी अमलावरी नहीं हो रही, इसमें लोगों में बड़ी फिर आएंगे केसीआर साहब 2019। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो भी करता बेहतर करता। जब आप होम मिनिस्टर बने फिर जिम्मेदारी भी तो फिर और भी कुछ हमारा लैंडलॉर्ड नंबर 1 लैंडलॉर्ड था। जी, वो तो हमने देखा है जी। हमारे पास जमाने में जो है कमांड कंट्रोल बनाया गया, वहाँ पर एट ए टाइम 1 लाख कैमरे शो करने की कैपेसिटी थी उसके अंदर। बहुत सीसीटीवी कैमरा की वजह से पूरा तेलंगाना के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अमन को लाया गया। और जब तक क्रिमिनल का तो मालूम ही नहीं था, लोग भूल चुके थे इतना केसीआर साहब ने कंट्रोल। बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है जी। हिंदू और मुसलमान में जो लोग तफरीका पैदा करने की कोशिश करते हैं वो गद्दार लोग होते हैं। हम जो मिलजुल के रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं और प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पॉलिटिकल करियर में सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था आपको? प्राउड मोमेंट जिस दिन तेलंगाना डिक्लेयर हुआ जी, पावर में आने को उतनी खुशी नहीं थी। तेलंगाना का जो बिल पास हुआ उस दिन ज्यादा खुशी थी। बहुत खुशी हुई। इफ्तार पे तो आते रहते जाते रहते, हमको भी मौका मिला, अल्लाह का शुक्र है। मगर हम बहुत अदब और एहतराम का से काम किए। उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ हमारा प्राउड तो उस दिन फील हुआ, मिल गया। उस दिन फील हुआ मैडम जिस दिन तेलंगाना आया। हाँ, क्योंकि उस दिन से हमको याद था कि पुलिस की लाठी यहाँ पड़ी थी, ये कमर की हड्डी में इतने दिन जाके जर्रे से मालिश कराते रहे, केसों में बुक कर दिए, बार बार हमको पुलिस स्टेशन में बुला के बंद कर दिया जाता था। तो उस दिन हमको तेलंगाना का जब बिल पास हुआ तो यकीनन दिल से बहुत खुशी। आपके लिए पॉलिटिक्स एक ड्यूटी है या जिम्मेदारी है या फिर जुनून या जज्बा है? देखिए कैसे साहब, देखते हैं आप? पॉलिटिक्स बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आवाम की जिम्मेदारी आपके कानों पे आ जाती है। अगर आप पॉलिटिक्स में गलतियां करते जाएंगे तो उसका नुकसान आवाम को हो सकता है। जब अल्लाह ताला एक मौका देते हैं आपको, आपके हाथ में पावर देते हैं, तो आपको चाहिए झुक के चलना चाहिए, लोगों की इज्जत करना चाहिए, लोगों का दुख दर्द जो है ना उसको बराबर फील करना चाहिए। मैं यकीन मानिए, मैं जब तक होम मिनिस्टर रहा, रात के 11-12 बजे तक भी कोई फ़ोन करे तो उठाता था। और वास्तव तो ऐसा होता था मुंबई साहब, रात के 1 बजे रात को फ़ोन बदला, एक ही नंबर है मेरे पास, आज तक एक ही नंबर, यही फ़ोन है। तो जी जी वही एक ही नंबर भी वही, हालांकि मैं मिनिस्टर बनने के बाद एक से एक फैंसी नंबर आए। जी, मैं बोला ये पहले पॉलिटिक मूवमेंट का नंबर है, अच्छा ताकि लोगों के पास, आवाम के पास मेरा नंबर मूवमेंट का नंबर है, जी, उसको कंटिन्यू में रखेंगे। रात के 1 बजे तक भी फोन आते, 4-4 बजे तो जब उठ के नींद में से लिया फोन, तो लोग बोलते साहब आदिलाबाद से बात कर रहा हूँ, खम्मम से बात कर रहा हूँ।
और वरंगल से बात आप कर उठाते थे एक मैं बजे? छुड़ा, मैं फोन मैं छुड़ा कभी जी। पूरा मूवमेंट के अंदर। छोटे गली के छोटे नहीं, मिनिस्टर भी फोन नहीं उठाते अगर हम वही करें। वही तो है। नहीं भी होते हैं तो भी वो सोचते हैं अरे सर- मैं सरपंच हम भी हो गए अब नहीं। आपको फोन करे तो कौन रहा बढ़िया, जी। अब तो खैर पावर नहीं, नहीं मैं मगर मैं 1 बजे रात को कभी नहीं बना रहे, क्या टाइम है तुमको फोन करने का, ख्याल है क्या बोलते थे साहब, यहाँ पुलिस वाले पकड़ लिए, क्यों भाई, तो लाइट नहीं आ रही थी स्कूटर को, जी या हम सिनेमा देख के घर को आ रहे हैं, 3 आदमी बैठ के जा इसके रहे लिए थे, भी फोन करते पर हम फोन करते उसको नाराज नहीं करे। वही वही जब हम बोलते थे कहाँ पे सर्विस में, तो फोन रोके जवान साहब, वो बड़ी पुलिस बात जवान है साहब से वो। बात कराइए, जवान साहब से हम बोलते थे कौन बात करे साहब, जमींदार साहब बात कर रहे हैं, जवान साहब फला, तुम बोलते थे नरसिम तो जवान बात करो साहब आदला बस ना नरसिम साहब। कितनी बड़ी बात है। सर आपसे जैसे एक आप, दरखास्त है जी, कि एक बार उसे माफ कर दीजिए, दूसरी टाइम करने का एक चांस दे दीजिए, जी जी एक मरतबा माफ कर दीजिए। ठीक, अरे साहब ऐसा नहीं बोलना, आप होम मिनिस्टर साहब आप कैसा मुझे साफ करें, जी। नहीं तो क्योंकि रूल से तो नहीं बोल सकते, जी जी आपसे अदबन हम गुजारिश करते हैं कि जी। एक मरतबा वार्निंग देके छोड़ दीजिए ताकि वो बहुत आइंदा ना करे। तो हम कांस्टेबल को भी साफ बोलते थे, जी, होमगार्ड का कोई आदमी भी रहता उसको भी साफ से बात करते थे, बड़ी और बात है। किसी गाड़ी जो आदमी गलती कर रहा है उसको भी साफ बोल के समझाते, देखो भाई पुलिस की ड्यूटी है, आप तो आइंदा मेहरबानी कीजिए, आप 3 जने नहीं बैठना गाड़ी पे, कैसा बैठते हैं बिल्कुल सही। आप, गाड़ी बनाई गई 2 जनों के लिए, जी, 3 जने कानून के दायरे में रह के काम करना जी, चाहिए। जी। तो हम चाहे कांस्टेबल साहब को भी रिक्वेस्ट करते थे कि "ए, छोड़ो नहीं बोलते थे, एक बार वार्निंग देके छोड़ दीजिए, हाँ। कांस्टेबल साहब बोलते थे। और वो लोग इनको भी बहुत समझाते मुतासिर थे होते कि थे। गलती ना करें। हाँ, जी, लोग मुतासिर होते, अरे साहब आप नहीं बोलना, साहब नहीं बोलना, जी, अरे नहीं आप ऐसे हमारे कांस्टेबल साहब तो कांस्टेबल साहब ही हो गए, जी आप नहीं बोलना साहब, ऐसा प्यार से बात करते हैं, प्यार से चले, और हमेशा हमारे जो कमिश्नर्स है उनसे बार मीटिंग करते रहे, हमारे जो जैसे- ऑफिस सेक्रेटरी रहते थे उनके साथ मीटिंग करते थे। जैसे आप डिप्टी सीएम रहे हैं और होम मिनिस्टर रहे हैं, तो एक ऐसा डिसीजन लिया जो आपने, जो आज तक आपको फील होता है कि अरे ये जो डिसीजन मैंने लिया बहुत अच्छा किया, एक ऐसा डिसीजन लिया आपको? देखिए मैम, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं हमेशा कभी फैसला डायरेक्ट नहीं किया, अच्छा, हमारे कमिश्नर साहब से बुला के बात अच्छा। करने के बाद, वो एरिया कुछ मसला है तो एरिया के डीसीपी को बुलाता था, बुला के डिस्कस करता था इसके हाँ। ऊपर, क्यों ये बड़ा, ये मर्डर हुआ तो क्या हुआ, हाँ। यहाँ पे थेफ्ट केस हुआ बहुत बड़ा, क्यों कैमरे नहीं है वहाँ पे, ये तो इमरजेंसी में कैमरे लगाओ बोलते थे, और कभी भी मैं अपने तरफ से कोई फाइल लेके साइन करके नहीं भेजा, और कभी उठा के फोन करके किसको भी परमिशन दो या किसी को अच्छी जगह प्लेस पे डालो, ऐसा कभी नहीं बोला। मैं जो उसूल से हमारे कमिश्नर से बात करने के बाद, डिस्कशन डीजीपी से बात करने के बाद, वो आज भी बोलते हैं डीजीपी, एक फाइल पे भी साइन नहीं किया मैं, डीजीपी से डिस्कस होने के बाद उन्होंने बताया नहीं साहब ये ऑफिसर बहुत अच्छा था, ये गलती की वजह से छोटी हो गई रात में, इसकी वजह से बेचारा को सस्पेंड होगा, ये ट्रांसफर कर दिया गया। फिर उनसे पूछा था फिर उसको इंसाफ कैसा दिला सकते, हाँ, उसको जहाँ हो सके ये कोशिश करता था कि आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, और आदमी बार बार गलती नहीं करे, अगर कोई गलत है मैं कभी उसकी मदद की बात नहीं की, सही बात, कभी कोई आके रिकमेंड की बात नहीं सुना। लोग बात बहुत बोलते हैं महमूद साहब पास क्या जाना, भाई बेकार है, उन्हें सुनते नहीं, अच्छा, मैं बोलता था सुनते सब, हक की बात सुनते, हाँ, ये जालिम आदमी नहीं तो होना चाहिए। आप आके बोलेंगे आपका रिश्तेदार है तो है जालिम, जुल्म करा तो कोई बात नहीं, तो ये चीज हम नहीं मानते, क्या हुआ? हम आवाम के सर्वेंट हैं, जी, आवाम के लिए काम करेंगे, ना कि हम सिर्फ जी, मिनिस्ट्री के लिए या अपने ओहदे के लिए हम काम करेंगे, जी हम आवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए क्या हो सकता है हमसे, जी और अपने आप आप में को रह गए। आवाम से छोटा समझ सकते हैं। हम कभी भी मोहम्मद साहब कभी भी हम मिनिस्टर के साथ बात नहीं करें, कौन बात करे वो तो मैं महमूद अली बात करूँ, मैं तो कभी नहीं बोला मैं होम मिनिस्टर बात करूँगा, मेरी लाइफ में नहीं बोला, मैं जी फोन उठाते कौन भी आता है, कौन बात करे, मैं महमूद अली बात करूँ, अरे मिनिस्टर साहब बात है, हाँ मैं अपने से नहीं बोला, अरे मैं मिनिस्टर बात करूँ, मैं होम मिनिस्टर बात करूँ, मैं नहीं बोला कर, क्योंकि मिनिस्टर हो तो होम मिनिस्टर हो, ये आवाम के सर्वेंट है, समझे, आवाम की खिदमत करना उनका फर्ज है, जहाँ तक हो सके अदब एहतराम से उनकी जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करें। जैसे हैदराबाद अब एक ग्लोबल सिटी में compete कर रहा है ना, जी इसमें हाथ सबसे बड़ा किसका है? केसीआर साहब का कितना हाथ है, या फिर अभी देखिए रेवंत साहब, रेड्डी? म्युनिसिपल मिनिस्टर केटीआर थे, केसीआर साहब तो और स्टेट जी सेक्रेटरी, केटीआर साहब का मतलब, केटीआर साहब अमेरिका जाके आते थे, अच्छे तालीम याफ्ता थे और बहुत काबिलियत भी है केटीआर साहब। केटीआर साहब, उनकी काबिलियत का जो भी था इस्तेमाल करते हुए उन्होंने काम किया। आज हैदराबाद बहुत डेवलप है, जी जी डेवलप देखिए, खाली आप बिल्डिंग बने तो कोई डेवलपमेंट नहीं बन सकते,
अमन जहाँ होता ना उसी स्टेट को डेवलप स्टेट बोलते हैं। जहाँ भाई भाई की तरह सब जो रहते हैं ना उसी को सही अच्छी स्टेट बोलते हैं, डेवलप स्टेट बोलते हैं। अगर कोई बिल्डिंग बना लिया और मार दे रहे हैं, एक दूसरे के मर्डर हो रहे हैं, थेफ्ट केसेस हो रहे हैं, हिंदू लड़ ले रहे हैं एक दूसरे से, जात पात की बुनियाद पर लड़ रहे, तो उसका डेवलपमेंट नहीं। तो जिस- ये जिस जो घर में- प्रोग्रेस है सब केटीआर साहब के वजह से हुआ है, मतलब ये मुझे भाई बात बताता हूँ, जी, आप कितना भी कमा लो, मैं बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लूं, मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे मिलनसारी से प्यार और मोहब्बत से रहे तो बेकार है। उसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम, घर में अमन हो, खानदान में अमन हो और रहने वालों में अमन हो, उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी केसीआर साहब डेवलपमेंट पे काम किए। पर केसीआर साहब का जो नजरिया था ना, ये अमन का नजरिया था, प्यार का नजरिया था। हर कोई प्यार और मोहब्बत से रहे, वो बहुत हमेशा उसके ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत दिया। तो आज तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है वो किस दिशा पे जा रही है? देखिए साहब, तेलंगाना की क्या पॉलिटिक्स है, अब हमारे पास तो कांग्रेस हुकूमत में बस इक़्तिदार है, अब कर्नाटक में है। पर थोड़ा सा मुझे डेफिनेट, मैं आपसे कई बार गया कि बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, हम तो नहीं पास करवा सकते, 2 MP थे वहाँ पर। सोनिया मैडम की मेहरबानी है, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमारी तकलीफ क्या है वो समझ गए, समझ के बड़ी मुश्किल से बिल के पास करवाए लाए, बहुत अल्लाह का शुक्र है। पर आज जो हुकूमत चल रही है तेलंगाना के अंदर हो, तो उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, पब्लिक के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तो आज के गवर्नमेंट में मतलब क्या आपके नजर में क्या खामी है, या फिर क्या? स्टेट के अंदर जो भी हम आवाम के भलाई के बारे में ऐलानात करते हैं ना, उसका अमलावरी करना चाहिए। जी जी हमारी स्टेट में कई बार राहुल गांधी साहब भी आए, प्रियंका मैडम भी आए, बहुत जी। से दिल्ली के लीडर्स भी आए। जी जी आवाम को इलेक्शन से पहले बहुत वायदे किए हर चीज के अंदर, मगर जब पावर में आने के बाद कांग्रेस उस वायदों को निभा नहीं सकी। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ वायदा नहीं किया। ताकि हमारे इमाम और मौजन जो है, पहले 1 पैसा भी नहीं मिलता था मैडम, 1 रुपया भी नहीं मिलता था। केसीआर साहब आने के बाद 5,000 मौजन साहब को, 10,000 इमाम साहब को दिया पर मंथ सैलरी सैलरी दिया है। सैलरी नहीं बोल सकते क्योंकि हदिया जी खिदमत गुजार है, मस्जिद में जी, जी, इबादत करते हैं, तो उनका हम एक हदिया देते हैं। हदिया उनका हुआ। अब ये लोग हैं उसको 12,000 कर दिए, 10,000 कर दिए, मौजूद साहब को वो अमलावरी नहीं करे। अच्छा, बहुत से वायदे करे इन्होंने जिसकी वजह से आवाम में थोड़ा तकलीफ। हाँ, जी, जी। पहले जो देते थे उसी को उतना ही देते बोले तो बस था। मैं चूंकि वोट लेने का था ना, इसलिए बहुत ज्यादा वायदे किए थे। तो इस वजह से तो ये सरकार आई कि हाँ जो वादा किया वादा। उसको पूरा करें। लोगों को जो था कि हाँ, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ, तो उसी बुनियाद पे लोगों ने उनको वोट डाला। जी। मगर अब 2 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो कुछ मैं दिख नहीं समझता रहा हूँ है। अभी 0% से होंगे, 1% तक गया है, आगे अल्लाह मालिक क्या होने वाला है। आप इतने साल पब्लिक लाइफ में रहे, तो आपका जो मतलब दिल के सबसे करीब कौन सा काम रहा कि आप जो किया है? सब हम तो सबसे ज्यादा अहमियत अपने अखलाक पे देते थे। वो तो है। आप मेरे पास आए जी तो आपका दिल खुश हुआ नहीं हुआ आपसे बात करने पे, क्योंकि उसकी हम अपनी मर्जी से नहीं जिए, आपकी मर्जी से जिए, आवाम की मर्जी से जिए। आने वाले की तकलीफ होती है उसको दूर करने के लिए काम किया। कोई आदमी, एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा। एक वाक़या हो गया था, मैं बताता हूँ। एक आदमी सिगरेट आया था और वो मेरे बहुत नजदीक आ गया था, और मैं देखा तो उसके मुंह में से पूरी बू आ रही थी गुटखे की, और क्या नशा चीज दिया था। मैं सही से आपसे प्रैक्टिकल बताऊं तो मेरे इसमें, मैं जब उससे सांस में, मेरी सांस ही रुक गई, दम बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। ऐसा स्मेल था। मैं फौरन उसको बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। आप आए तो यहाँ हमारे पास आए तो जरा अदब के दायरे में आना, इतना हालत डाल लेके आए। तो बोलते दे दिया मैं उसको। घर को आने के बाद मैं सोया नहीं रात में। अरे मैं अल्लाह मियाँ, मुझे गुनहगार आदमी को इतना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, होम मिनिस्टर बनाया। मतलब आपको मैं बहुत फील हुआ कि अल्लाह मैंने अल्लाह इसको कितना बर्दाश्त करने वाला है। किया। हमें जी 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 मामूली बंदे होके जी किसकी बो को बर्दाश्त नहीं कर सके। जी जी दुनिया में इतनी गंदगी करने के बाद जुल्म तो जब का जब रिएक्शन नहीं है ना ऊपर वाले का, जी वो तो मरने के बाद होगा जो भी है। जी दुनिया के तरीके से उसको जो गलती करेंगे उसकी सजा के हिसाब से वो दुनिया में चलेगी, मगर जी पूरा हिसाब किताब तो आखिरत में होगा। जी हमें तो मैं दूसरे दिन जाने के बाद आदमियों को कुछ नहीं बोला, पूरे कैमरे चक्कर हो बोला। जी बाहर। जी तो क्या अंदर इजलास में तो कम रहते थे, मगर बाहर के कैमरे थे, आने जाने वाले हाँ। कौन आते क्या है, 5 जगह लिखाते भी थे नोआ।
वो आदमी की निशानदेही कर दिया, मैं ये आदमी ऐसा देखो ये हाल में था, ये एज का आदमी, इसकी जरा कौन है। वो पूरा उसका देखने के बाद तो एक दिन में हमारे स्टाफ वाले कोशिश करने से उसका पता मिल गया। फिर फोन करके उसको मैं बुलाया, तो उन समझा मैं शायद किस वजह से बुला रहे हैं, क्या आदमी बोला नहीं नहीं साहब जरा आपसे माफी चाहना था। अरे मेरे से कहीं को माफी चाहते थे, बुला रहे मैं आया तुम्हारा हजरत, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आप बुरा मत मानिए। मेरे से मुंह से निकल गया। आप भी ऐसा आइंदा कहीं भी गए तो थोड़ा ये चीज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बाल बच्चे, आप जिंदा रहेंगे तो उनकी खुशियां देख सकेंगे, वो भी तरक्की कर सकेंगे। आप ये वो कहेंगे तो जिनमें बाल बच्चे बड़े होने साथ ही आप उनके दरमियान भी नहीं रह सकते। जी तो मेरी आपसे गुजारिश है चीज़ें छोड़ दीजिए, और मैं आपको गेट आउट बोल दिया था, इसके लिए मैं माजरत खाती हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आदमी मेरा पाँव पकड़ लिया, अरे नहीं मेरे से गलती हो गई, तो बोल दिया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ बोल दिया, और फिर भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, आपकी वजह से मैं हूँ, मेरे वजह से आप नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाती, कल दूसरी पार्टी आती, परसों तीसरी पार्टी आती, आवाम तो वही रहती ना, उनकी मदद से आती। बट मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, आप के जैसा तो कोई मेरे ख्याल से एक भी बंदा मतलब पॉलिटिशियन ऐसा नहीं मिलेगा। आप जो हम पॉलिटिशियन के, हम तो अपने आप को सर्वेंट समझते हैं। नहीं वही उनको सर्वेंट समझना चाहिए। अवाम के मुलाजिमत जी जी करते थे, अवाम की मुलाजिमत करते थे, अवाम से बहुत आजीज़ से बात करते थे, कभी किसी को डराते नहीं थे, किसी कुछ बोलते नहीं थे, और डराने का तो हक भी नहीं था हमको, और गुफ्तगू में तेज बात नहीं करते थे, बहुत अदब से रहते थे, बहुत इनके सारे से बात। जी